सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान अहमद खान साहब जर्मनी से हमारे साथ होंगे। नाज़रीन, अमेरिका के सदर को जिस तरह वहाँ पे प्रोटोकॉल मिल रही है अरब दुनिया में, और मेरा ख़्याल है कि इससे पहले इस तरह का कामयाब दौरा किसी अमेरिकन सदर का कम ही होगा। कतर ने भी ज़बरदस्त तरीके के साथ अपना माल गोदाम उसके हवाले कर दिया, सऊदी अरब भी इसी तरह ही है। ख़ान साहब, ये अचानक अरब ममालिक जो हैं, इतने मेहरबान कैसे हो गए अमेरिका पे? नहीं, ये अचानक तो कभी भी नहीं हुए। ये हमेशा से ही अमेरिका की झोली में जिंदा है। और अमेरिका और बरतानिया दोनों जगह पर इन्होंने हमेशा तल्लुकात को अवलियत दी है। उनके जिसे कहना चाहिए नक्शे कदम पर चले हैं। जो कुछ उन्होंने करवाना होता है मुस्लिम ममालिक के अंदर, वो इन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। और ये तो बिल्कुल हाथ जोड़ के सामने खड़े होने वाले लोग हैं। इन दोनों ममालिक के, बरतानिया और अमेरिका, इसके आगे ये तीनों ममालिक, दोहा, यूएई और सऊदी अरब, ये बिल्कुल हाथ जोड़ के सामने खड़े होने वाले मालिक हैं। जिस तरह उसका इस्तकबाल किया गया है जी। उसके अंदर मुझे बताएं कि फलस्तीनियों के दिल पर क्या गुजरी होगी। ये जो क्या ये मौका था कि इस किस्म का इस्तकबाल किया जाता। ये औरतें अपने बाल फैला के, मुसलमान लड़कियां बच्चियां जो है वो दो रोया कतार में खड़ी हुई हैं। अपने खुले बाल जो है वो जब वो गुजर रहा है सामने से, उसके आगे पेश कर रही हैं। उसके आगे से वो अमेरिकन सदर साहब जो है वो तशरीफ ले जा रहे हैं। इससे बाकी इस्लामी मुल्कों के दिल यकीनन जख्मी, उसको पसंद तो किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन फलस्तीनियों के तो दिल इस तरह जख्मी है। उनके ऊपर वो वक्त आया हुआ है जो जिससे नजर ये आता है जैसे बिल्कुल उनको मिटा दिया जाएगा, सफा हस्ती से खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। फलस्तीन की सारी सरजमीन पर कब्जा, इसराइली कब्जे की कोशिश की जा रही है। और उसकी जो कुछ हो रहा है वो अमेरिका की शय के ऊपर हो रहा है। और उस दौरान ऐसा इस्तकबाल करना कि सऊदी अरब में उतरा है तो सफेद घोड़ों ने उसका इस्तकबाल किया है, उसके कार के साथ साथ भागते रहे हैं। दोहा में उतरा है तो उन घोड़ों के साथ ऊंट भी शामिल हो गए हैं। ऊंटों का रक्स जो है वो साथ साथ ऊंट भी हैं और घोड़े भी हैं। और अबू धाबी में उतरा है तो वहां तो हादी हो गई कि बच्चियों ने अपने बाल बिछा बिछा के उसको, कौन सा वो ऐसा रूहानी बंदा है जी, अल्लाह माफ करे, कि ऐसे लोगों के लिए इस किस्म की कभी भी मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान समेत हुकूमतों की बात मैं नहीं करता, मैं अवाम की बात कर रहा हूँ कि जो मुसलमानों के मालिक के अवाम है तो उन्होंने कतन इसको कबूल नहीं किया होगा। बाकी जहां तक उसके दौरे के अंदर ये बात है कि भाई इन शाही खानदानों ने, सऊदी अरब ने 600 अरब डॉलर के सौदे किए हैं और 1 ट्रिलियन का जो वादा है उनका हम पूरा करेंगे, 4 साल के अंदर 1 ट्रिलियन उनसे खरीद लेंगे। दोहा ने भी देखे इनसे पैसे लेने का तरीक देखे। अमेरिका दोहा है कितना, जंग शहर से भी छोटा दोहा है। और उसके जो अमेरिकी अड्डा है वहां पर, उसके अंदर उसकी तजीनों और आयश के ऊपर 8 अरब डॉलर जो है वो इस दौरे के दौरान ट्रम्प साहब ने ले लिए हैं इनसे। 96 अरब डॉलर के वो बोइंग जहाज जो वो खरीदेगा। टोटल 200 अरब डॉलर के वो उसने वायदा किया है 2000 से मुल्क के साथ। हम 1 अरब डॉलर के लिए इनके आगे सदर हमारे हेड ऑफ द स्टेट पाकिस्तान को वहां जाना पड़ता है और जाकर दरखास्त करनी पड़ती है कि हमारी फाइनेंशियल हालत, हमारे बैंक की ठीक नहीं, इस वक्त रिजर्व की, आप हमारे रिजर्व के अंदर कुछ रखें। तो 1 अरब डॉलर मिलता है आपको, 1 मिलियन। और यहाँ 1 अरब डॉलर देकर यहाँ 200 अरब डॉलर 2000 से मुल्क को उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिए। यही हाल उसका सऊदी अरब का है। इसलिए जहां तक उसकी जात का ताल्लुक है, अमेरिका के नुक्ते नजर से देखें तो ये कामयाब है, उसका दौरा बहुत कामयाब है। लेकिन अगर दूसरी नजर से देखें एज ए मुसलमान मुल्क के, तो फिर हम इस दौरे को स्वाय अफसोस के और क्या कह सकते हैं जी। और मैं समझता हूँ कि जो अमेरिका के अंदर मुसलमान आबाद हैं उनको यकीनन एहतियात करना चाहिए इस सारी कार्रवाई के ऊपर। ये बात जो आपने कही, जो इस तरह वहाँ पर लड़कियाँ और अजीबोगरीब हरकतें कर रही हैं, वैसी इंसानी या अखलाकी मेरा ख्याल है जो लोग समझते हैं इजाज़त नहीं देती ये चीज़ें।
और इसको सोशल मीडिया ने काफ़ी यहाँ पे आवाज़ उठाई है और कहा कि ये जो कुछ किया गया है ये बहुत बुरा है। ख़ास ये बताइए कि इतना एक मैंने इसलिए कहा था अचानक कि पहले आपने इस तरह के हालात नहीं देखे होंगे जिस तरह ख़वातीन को सामने ला के खड़ा कर दिया, फिर जिस तरह इतनी बड़ी रकम कतर ने लगा दी, सऊदी अरब ने लगा दी। अभी आप क्या देखते हैं कि आने वाले दिनों में इन ममालिक के तल्लुकात अब जब तक ट्रंप है अब बेहतर रहेंगे? देखिए, आप इनको तल्लुकात, ये तल्लुकात नहीं है, ये डीलें हैं जो अरब बादशाहों और ट्रंप के दरमियान हो रही हैं। ट्रंप अपने फायदे के लिए, वो भी एक बिजनेसमैन कम्युनिटी की नुमाइंदगी करता है, बिजनेसमैन। देखा नहीं आपने दोहा के महल को उसने देख के उसकी कितनी तारीफ की है और ये कहा है कि मैं क्योंकि तामीराती शोबे से ताल्लुक रखता हूँ और मैं ये मार्बल वगैरह देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा हूँ। ये सब एक किस्म की डीलें हो रही हैं। इनके बादशाहों के लिए मजीद इन्वेस्टमेंट के लिए रास्ते खोलेंगे अमेरिका के अंदर, और अमेरिका के लिए यहाँ पे रास्ते खोल रहे हैं। इनके डॉलर जो है उससे स्ट्रांग होगा, ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी वहां जा रही है अमेरिका के अंदर, इससे यकीन उसको फायदा होगा, डॉलर को भी और अमेरिका को भी, अमेरिका की मईशत को भी। खास अमेरिका जो लोग जाते हैं वहाँ पे ये दौरे पे आपने देखा मुख्तलिफ लोग गए या यूरोपियन लोग गए तो वहाँ पे तो बड़ी सादगी के साथ इस्तकबाल किया जाता है, तो मुसलमान क्यों नहीं ये चीज़ें सीखते? मुसलमानों ने हमेशा से ही, जो हमारे जो जितने भी सरबराह हैं, इन्होंने हमेशा अय्याशी की जिंदगी गुजारी है। इनके पास जब तक पैसा नहीं था, ये खैमों में रहते थे, वो उस वक्त तक इनके हालात दुरुस्त है। लेकिन जूं जूं इनके पास पैसा आता चला गया, ये जो है अय्याशी में पड़ते चले गए। आपने अब तो इनकी कहानियां आनी बंद हो गई, वरना पहले तो ये जो जहाँ के जुए जो खेलते थे वो उसकी कहानियां जिस जमाने में छपती थी आज से 20 साल पहले, तो उस वक्त तो इब्तिदा हुई थी इनके पास पैसे की और इन्होंने उस वक्त पैसा जुए में लुटाना शुरू किया था। लेकिन बहरहाल अब बदकिस्मती है, कहना चाहिए हम मुसलमानों की, कि हमें ऐसी क़यादत मुयस्सर है जो आवाम की बजाय अपनी सोचती है और जो इस्लाम मुखालिफ मज़ाहिब के हुक्मरान हैं उनकी झोली में जाके गिरती है। अच्छा, एक चीज़ सामने आई, इंडिया पाकिस्तान की तरफ से कोई बयान दिया गया ट्रंप की तरफ से, आपने सुना? ट्रंप ने कहा कि मैं ये सालिसी जो है, एक किस्म का उसने यकीन दिलाया कि मैं अब इस तरफ भी आया हूँ कि कश्मीर का मसला जो है ये मैं हल करवाऊंगा। इसीलिए जो आर्जी जंगबंदी की थी वो उसका क्रेडिट वो खुद लेता है। वो कहता है कि मेरे कहने पे आर्जी जंगबंदी हुई है और ये अब मुस्तकिल जंगबंदी रहेगी और मैं इनके साथ, उसके लिए उसने अमेरिका भारत को ऊपर प्रेशर भी डाला है। उसने एप्पल वालों से कहा है कि आप अपनी प्रोडक्शन जो वो चाइना से यहाँ शुरू कर रहे थे, वियतनाम और इंडिया के अंदर, चाइना से खत्म करके उस पर उन्होंने कहा कि आपने इंडिया के अंदर प्रोडक्शन नहीं करनी एप्पल वालों से। और ये अरबों की डील है जो मना कर रहा है एप्पल वालों को। इसका मतलब है कोई ना कोई प्रेशर जो है इंडिया के ऊपर डालेगा, फिर अपनी बात मनवाने के बाद फिर ये एप्पल की डील जो है वो फाइनल होगी। तो बाद में उसने ये ऐलान जरूर किया है कि मैं अब कश्मीर के मसले के लिए जो है अपनी खिदमत पेश कर रहा हूँ और मैं इन दोनों के दरमियान सालसी का किरदार अदा करूंगा। और हमारी बात तो इस वक्त इंडिया नहीं सुनता। हाँ, ये मुमकिन है कि अगर बड़ी ताकतें या अमेरिका उसको मजबूर करे तो वो मुज़ाकरात की टेबल पर हमारे साथ आ जाए और कोई इसके हल की तरफ कम से कम कुछ कदम तो उठाए जाए। खान साहब, एक तरफ ये ट्रंप ये ऐलान कर रहा है, दूसरी तरफ ऐसी वीडियो सामने आ रही है कि बड़ी तादाद में त्यारे वहां पे पहुंच रहे इंडिया में और लोगों को ये खतरा है कि कोई बड़ा हमला करने वाला है इंडिया। देखिए, इंडिया की मूवमेंट जो है, फौजी मूवमेंट है, वो हर वक्त एक खतरे का बायस तो है पाकिस्तान के लिए। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा हालात फिजा हम देख रहे हैं सियासी दुनिया की, उसमें मैं नहीं समझता कि इंडिया कोई वो बड़ा हमला पाकिस्तान तक करने की पोजीशन में होगा। अच्छा, ये जो दौरा था अरब ममालिक का, यूरोप को क्या मैसेज किया है इस वक्त अमेरिका की तरफ से? देखिए, यूरोप को तो एक उसने शुरू में मैसेज दे दिया हुआ है कि भाई आपसे हम इतने ज्यादा, या तो हमारे ताबे होके चलो
या पूरा यूरोप या यूरोपीय यूनियन को वो अपने ताबे बना के चलाना चाहता है, जिसके लिए यूरोपीय यूनियन तैयार नहीं है। इसलिए यूरोपीय यूनियन अपने तौर पर इंडिपेंडेंट अपनी पॉलिसी लेकर चलने के लिए जो है वो अब इस रुख के ऊपर आ गया हुआ है, और इस किस्म की पॉलिसी डिस्कस हो रही है। इस वक्त इस किस्म की पॉलिसी आपको मुस्तकबिल में नजर आएंगी कि अमेरिका को साइड पे रख के जो है वो अमेरिका यूरोपीय यूनियन जो है वो कदम आगे बढ़ाएगी। खान साहब, एक चीज बताइए कि मुसलमान ममालिक ताबेदार हो गए, लेकिन यूरोप ने आंखें दिखा दी। उन्होंने कहा नहीं, हम खुद अपने जो भी असूल है उसी के मुताबिक चलेंगे। तो यहाँ पे मुसलमानों की क्या कमजोरी है जो अमेरिका के हाथ है कि इतना? मुसलमानों की कमजोरी है कि उनके पास तेल की दौलत है, टेक्नोलॉजी नहीं है, ज़हन नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है। उसके लिए वो हर चीज के लिए मोहताज है, या तो यूरोपियन कंपनियों के या अमेरिकन कंपनियों के। ये बहुत बड़ा फर्क है। यूरोप के ममालिक जो हैं उनके पास पैसा भी है, उनके पास दिमाग भी है, उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, उनके पास अफराद भी है। नहीं तो ये अरब मुल्क और मुसलमान मुल्क महरूम है। नहीं तो ये लोग तो पैसा भी है, सब कुछ है, जर्मनी है, किसी चीज की कमी नहीं, मगर इन्होंने तो कोई महल नहीं बनाए, कोई याशी की तरफ नहीं जाते। ये तो जमहूरियत है यहाँ पे, तो क्या वजह है कि हम आज तक क्यों नहीं सीख सके? देखिए, इसलिए कि तर्ज जिंदगी इन लोगों ने हमेशा से ऐसा अपनाया है। सादगी के यहाँ के सियासी लीडर भी सादगी के साथ रहते हैं, लेकिन आप हमारे जो है सबसे पहले शो ऑफ ज्यादा है। हमारी गरीब से गरीब आदमी भी शो ऑफ की जिंदगी गुजारने की कोशिश करता है। जरा सा जो उसको कुछ मिल जाए उसका इजहार ज्यादा करता है। तो बादशाह तो फिर आपको पता है जिस हाल में रह रहे हैं वो आपके सामने ही है। इसलिए भारत यूरोप में तालीम की वजह से, जिसकी मेन वजह जो है वो तालीम है, कि तालीम ने इनसे ये सिखाया है कि सादा जिंदगी बसर करो। जितना बड़ा यहाँ पे ओहदा से मालिक होता है, जितना बड़ा इंसान होता है यहाँ पर दुनियावी लिहाज से, हम देखते हैं वो उतना ही ज्यादा आजिज और मिलनसार बंदा हमें नजर आता है। अच्छा, एक बात बड़ी सख्त अहम है कि इस पूरे दौरे में कोई फ़लस्तीनियों के बारे में आवाज़ उठाई किसी ने, कोई बातचीत की कि वो भूखे मर गए हैं, कोई उसका भी करना है कुछ बंदोबस्त? यही तो मैंने आपसे शुरू में ही प्रोग्राम में कहा था कि अफसोस इस बात का है कि ये सारा कुछ जो है, जो कुछ हुआ है, इस पर फ़लस्तीनियों पर क्या गुजरी होगी। कहीं फ़लस्तीन के हाल के लिए, फ़लस्तीन के जो सूरत हाल है उसको बदलने के लिए, अवाम के जो जिस हालत में इस वक्त फ़लस्तीनी रह रहे हैं उसमें इसराइल का हाथ पकड़ने के लिए, रोकने के लिए कोई कैसा कदम उठाने के लिए बातचीत ही नहीं की गई, कोई सवाल ही नहीं उठाया गया। ये फिक्रा कह देना एक तकरीर के अंदर उसकी खलीज टाउन की कि भाई इस फ़लस्तीन का भी हल होना चाहिए, ये तो कोई मैंने नहीं रखता। जिस हालात के अंदर जो टीवी दिखा रहा है, BBC और CNN, इस हालत में बच्चे और मर्द और औरतें खाने के लिए तरस रहे हैं, वहां पर हाथ में टोकरियां पकड़ के और वो दर बदर फिर रहे हैं। एक लाइन लगती है तो आप देखें वहां पर क्या सूरत हाल है। उसके हाल के लिए फौरी तौर पर कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया। उनको 200 मिलियन अरब देने के लिए तैयार है, फलस्तीन के लिए 200 अरब देने के लिए इनको मौत पड़ती थी। अच्छा, इसराइल, अब आप समझ रहे हैं कि सऊदी अरब के तल्लुकात में अनकरीब ऐसे ऐलान भी आने वाला है कि हमने जी इसको मान लिया और इसके अलावा कोई हल नहीं, आप समझ रहे हैं ये चीज? ट्रम्प ने अपनी तकरीर के अंदर ये बात साफ कह दी है कि हम मेरे दौरे हुकूमत के दौरान जो है अब अरब ममालिक जितने भी मुसलमान अरब ममालिक हैं इनके तल्लुकात जो है वो रूटीन नॉर्मल उसके ऊपर लेकर आऊंगा मैं, पोजीशन के ऊपर। और ये देख लेंगे जब ये अमीर तरीन ममालिक जो गरीब मुसलमान मुल्कों को, जॉर्डन को, मिस्र को, इनको इमदाद देते हैं, तो जब ये अपने हालात दुरुस्त कर लेंगे, चाहे फलस्तीन के खून को बरी करें, तो फिर दूसरा अरब ममालिक लाजमी के पीछे चलेंगे। फिर ये उनको प्रेशर डालते हैं गरीब ममालिक के ऊपर। और आप आज ये देख लें कि नहीं, ये पता है कि पाकिस्तान के से जो 3 अरब रखा हुआ है UAE ने और दोहा ने और सऊदी अरब ने, अगर आज ये स्टेट बैंक से निकालें ये रकम जो रखवाई हुई है तो पाकिस्तान की वैशियत बैठ जाती है, सिस्टम ही बैठ जाता पूरा पाकिस्तान का। तो इसलिए ये इन्होंने अमेरिका ने ये गुर पकड़ लिया हुआ कि इन मुल्कों को पकड़ के रखो, इन मुल्कों से मुसलमान ममालिक की रोटी चलती है। तो इनको उन्होंने हाथ पे किया हुआ है। इसलिए जो भी फैसले करेगा
पीछे चलना पड़ेगा आपको। इसलिए ये नारा पाकिस्तान में लगता है कि पाकिस्तान मानने वाला आखिरी मुल्क होगा। मतलब जब दुनिया मान लेगी फिर हम भी मजबूर हो जाएंगे, हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं होगा सिवाय इसके कि हम इसराइल को तस्लीम कर लें। आखिर पे ईरान के बारे में बताइए, बड़ा ईरानी जो है वो भी गुस्से में है इसके बयान के बाद, क्या देखते हैं, कोई हालात इनके बेहतर होंगे? देखिए ईरान के बारे में उसने कहा तो है अपना, इसमें यूएई के अंदर जो बयान दिया उसने कहा कि हम ईरान के जौहरी मुआहदे के करीब पहुंच रहे हैं। इसका मतलब है कोई ना कोई प्रोग्रेस जो है वो इन मामलात में हो रही है। और वो भी हो सकता है कि ईरान जो है अंडर प्रेशर आने के बाद, जब खित्ते में दाएं बाएं आप देख ले हो कि एक बड़ी ताकत की इस तरह वेलकम किया जा रहा हो, और इन ममालिक के साथ ईरान के तल्लुकात जो है वो शिया सुन्नी वाली कैफियत की वजह से एक डिफरेंस मौजूद हो, तो फिर अगर ईरान को पीसने का इरादा कर लिया ईरान ने, अमेरिका ने, तो ज़ाहिर है ये इन्हीं ममालिक के अड्डे जो है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। तो मुमकिन है कि ईरान इस प्रेशर में आने के बाद जो उसने बयान दिया है ट्रंप ने कि भाई हम जौहरी मुआहदे के करीब हैं, ईरान को कुछ समझ आ गई है, तो अभी तक ईरान की तरफ से कोई ऐसा बयान सामने तो नहीं आया, लेकिन यह है कि बहरहाल नजर यही आता है कि ये इस मामले में भी अमेरिका की पॉलिसी जो है वो कामयाब होने जा रही है। बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, जो तस्वीरें चल रही हैं, एक तरफ फ़लस्तीनी बर्तन पकड़ के खड़े हैं, दूसरी तरफ ये औरतों की तस्वीरें लगाई हुई हैं। जहालत का जो मेरा ख्याल है कि आप कह सकते हैं कि समझ से बाहर है। वैसे अब मैं क्या अल्फाज इसके ऊपर कहूँ। लड़कियां हैं वो बेवकूफ़, वो पागलों की तरह शोर डाल रही हैं, वीडियो पे लान तान पड़ रही है। मुसलमानों की बर्बादी जो है वो आप सबके इल्म में है कि याशी की वजह से। मैं डॉक्टर इसरार की भी कई बातें देख रहा था, और भी मजहबी रहनुमा जो है उनके देख रहा था तकरीरें वगैरह, तो नज़र यही आ रहा है कि ये जो अरब ममालिक हैं इनकी भी मेरा ख्याल है कि ज़्यादा देर ये पिकनिक नहीं है। देखते हैं क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते हैं। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। हम समझते हैं कि पाकिस्तानी जो है वहाँ पे पाकिस्तान में वो जेल साजी में बड़े मास्टर हैं, मगर आज ये जो आपको मैं बताऊंगा कि जर्मनी में क्या हुआ और वहाँ पे जो लोग गिरफ्तार हुए वो क्या काम कर रहे थे। और ये भी बता दूं कि बहुत बड़ा बिजनेस बनाया हुआ था, 2 नंबर कारोबार, और ये सब कोई गैर मुल्कियों के लिए हो रहा था और कर भी गैर मुल्की रहे थे। और 12 के करीब लोग गिरफ्तार हुए। अब हुआ ये कि पुलिस को इतला मिली और बड़ी तादाद में पुलिस ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। और जब वहाँ पे देखा गया 3 या 4 मुख्तलिफ जगह पे एक ही वक्त में छापा लगाया गया, तो वहाँ पे जनाब बाकायदा एक प्रेस लगी हुई थी। और वो प्रेस जहाँ पे आप छपाई का काम करते हैं, और वहाँ जर्मन पासपोर्ट उन्होंने कोई पता नहीं 3,500 के करीब कापियाँ जो पकड़ी हैं, और उसके बाद कोई 8,000 के करीब ड्राइविंग लाइसेंस। इतना बड़ा धंधा यहाँ पे चल रहा था, और कब से ये चला रहे थे अभी तक ये तो नहीं पता चला हमें भी। लेकिन ये कौन लोग थे जो सबसे इनका, जिसे आप कह सकते चीफ, जी हाँ, जिसने ये काम शुरू किया था, वो एक शाम से तल्लक रखने वाला बाशिंदा बताया जा रहा है। टोटल 12 लोग गिरफ्तार हुए, और इनमें एक ऐसे बंदे की भी गिरफ्तारी आई है जो आईटी का मास्टर था, और वो बाकायदा डिज़ाइनिंग का माहर था। और उन इसी के चक्कर में ये सारा सिलसिला चल रहा था कि आप जाली पासपोर्ट तैयार करते हैं, जाली फिरोशान ड्राइविंग लाइसेंस, और फिर ये कहाँ पे बिकते हैं, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है कि अगर जाली चीज़ होगी जर्मनी में तो आपको पता है कि वो फिर मसला बन जाता है। इसमें कई चीज़ें होती हैं जिसकी तरफ मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलवा देता हूँ। तस्वीर आपकी असली होगी, तस्वीर जो होगी वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपने नॉर्मल पासपोर्ट के लिए दी है, मगर ये डेटा चोरी करते होंगे
मुख्तलिफ लोगों का, जिस तरह किसी का नाम, किसी की डेट ऑफ बर्थ, जो पहले पासपोर्ट बने हुए हैं उसी नाम और डेट ऑफ बर्थ का पासपोर्ट जारी करते होंगे। और जो आईटी के बंदे हैं वो माहिर होंगे इस चीज़ में कि जो भी देसी लोग हैं, जर्मनों का नहीं इनको ज़रूरत होती, देसी लोगों का, उनके नाम वगैरह के पासपोर्ट जारी करके वो दिए जाते हैं। फिर मशवरा ये दिया जाता है कि आपने जर्मनी में नहीं रहना, आपने यूरोप के दूसरे ममालिक में चले जाना है और वहाँ जाके आप ज़िंदगी गुजारें। और फिर ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये इटली में भी पिछले दिनों पकड़े गए थे, क्योंकि यहाँ फ्यूरेशन करना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा महंगा काम है और हमारे गैर मुल्की जो हैं इसमें कई जगह पे काफ़ी कमज़ोर हैं कि वो पास नहीं कर पाते। और फिर वो कहते हैं ये 2-3-4 हज़ार का ऐसे ही पकड़ लो ताकि गाड़ी चलाते रहो, काम धंधा चलता रहे। तो ये इटली जो ड्राइविंग लाइसेंस जाली देते थे वो जर्मनी आके चलाओ, जर्मनी का जो होगा इटली चलाओ। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो उस मुल्क में ना चलाओ क्योंकि यहाँ पे और सिस्टम है, पकड़े जाएंगे आप। और आप उस मुल्क में यूरोप के चले जाएं जहाँ से इशू नहीं हुआ ये, और पासपोर्ट भी इसी तरह। तो जनाब ये पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। 3 पुलिस वाले बताया जा रहा है या जो भी लोग थे जिन्होंने छापा मारा वो ज़ख्मी भी हुए और बड़ी मशीनरी जो है वो कब्ज़े में ली गई और पैसा भी काफ़ी जो था वहाँ उनके कब्ज़े में आया। मुकम्मल रकम तो नहीं आई होगी। इन्होंने जो एजेंट छोड़े होते हैं, अब ये जितने लोगों के पासपोर्ट इन्होंने बेचे होंगे यूरोप में, जहाँ भी होंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, उनकी भी पकड़ दकड़ शुरू हो जाएगी और उनके ऊपर भी केस चलेंगे। क्योंकि वो भी ये ना समझे कि इन्होंने भेज दिया तो आपको पता नहीं था, आप इतने भी गुण नहीं थे कि आपको पता नहीं कि जर्मन पासपोर्ट आप ले रहे हैं या जर्मन फिरोशन बगैर इम्तहान के ले रहे हैं तो ये फ्री में मिल रही है। ये सब लोग जो है अब सज़ा इनको होगी, जुर्माने होंगे, सज़ा होगी सारी ज़िंदगी के लिए। बाद में इन्हें यूरोप में रहने की इजाज़त भी नहीं होगी, रिकॉर्ड गंदा होगा। अब हैरानगी की बात है कि अगर 8,000 फ्यूरेशन वहाँ पे पड़ी हुई थी, इतनी बड़ी तादाद में इन्होंने ये प्रिंट की है, कितना बड़ा ये बिजनेस होगा, ये बड़ी एक हैरानगी की बात। 3,500 जर्मन पासपोर्ट जो इन्होंने पकड़े हैं पुलिस ने, जो इनके काबू में आए हैं, जो काबू में नहीं आए वो कितने बड़े होंगे। ये एक सवालिया निशान है कि कितनी बड़ी तादाद में ये बिजनेस चल रहा है। इसमें फिर ऐसे भी होता है, कई लोग ये नहीं कि यूरोप तक ही रहते हैं, इसके ज़रिए अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दूसरे ममालिक में चले जाते हैं और वहाँ फिर इन पासपोर्टों को दफन कर देते हैं और फिर नए सिरे से अपना सिस्टम चलाने की कोशिश करते हैं। और आपको ये भी पता है कि जर्मनी आजकल इन हालात से गुजर रहा है कि वहाँ पे गैर मुल्की जो है वो जो भी क्राइम करते हैं उनको फौरी तौर पर वापस भेजने के लिए रात दिन कोशिश कर रही है जर्मन पुलिस। कल भी मैं देख रहा था, एक अफ़गानी था, वो पता नहीं कोई वहाँ पे पार्क में गया कुछ स्पोर्ट्स करने, उस पर हमलावर हो गया। कभी कोई खबर आती है सीरियन की, कभी अफ़गानी की, और इतना बदनाम इन्होंने गैर मुल्कियों को कर दिया कि गैर मुल्की अब सोचते हैं कि यार ये किस मुसीबत में पड़ गए। और बाकायदा वो नाम लेते हैं कि ये अफ़गानी है, ये फ़लाना। अभी मैं देख रहा था, पता नहीं कुछ 10 बच्चे लेके अफ़गानी फैमिली आ गई है और वो कहते हैं जी हमें यहाँ रहने की इजाज़त दो। किसी और मुल्क का केस कराया हुआ था, बाद में जब इंक्वायरी की तो कुछ और निकला। तो झूठ, मकारी, फ़रेब। अब वो जो जर्मन है वो सोशल मीडिया पे शोर डाल रहे कि टैक्स हम दें, बच्चे इनके पलें यहाँ पे, ये कैसे हो सकता है। फिर ऊपर से क्राइम भी करने, ऊपर से 2 नंबरी भी करनी। तो जनाब ये जो भी लोग इसमें मुलव्वस होते हैं वो तो हैं, लेकिन जो इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं वो भी उतनी गुनाहगार है। अपने पैसे ज़ाया ना करें, कि किसी वक्त भी आप अगर पकड़े गए तो सज़ा भी होगी, जुर्माना भी होगा, जो भी कवानीन होंगे। तो जो लोग भी इस तरह अब लोगों को घेर के लाते होंगे उनके नाम भी जाएंगे, जब पूछगिछ करेंगे मोबाइल भी पकड़े जाएंगे, उसमें से नंबर भी मिलेंगे
हर चीज़ निकाल लेगी पुलिस, जर्मन पुलिस है ज़ाहिर। और फिर उनकी गिरफ्तारियां भी होंगी, जो सब एजेंट होते हैं, जो लेके आते हैं, अपनी कमीशन रख लेते हैं, और वे इस्तांबुल भी जाके इसकी कड़ियाँ मिल रही हैं, ये बताया जा रहा है। जो इस्तांबुल है, तुर्की भी वैसे बड़े मशहूर है, वहाँ पे 2 नंबर काम है। आपको तो पता ही है, ये अभी की बात नहीं है, तुर्की 40-50 साल से, जब से भी आप देखें वहाँ भी 2 नंबरी काम का धंधा चलता है। वहाँ से बैठ के यहाँ कॉलें भी की जाती हैं, बूढ़े लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया जाता है, उनसे पैसे भी बटोरे जाते हैं। इसी तरह अफ्रीका में बैठ के भी लगे होते हैं। तो ये इस्तांबुल तक नहीं रहेगा, आहिस्ता-आहिस्ता ये और भी मुल्कों में फैला होगा इनका बिज़नेस। किस तरह ये पासपोर्ट इधर से उधर भी बेचाते होंगे। हो सकता है कि इस्तांबुल भी भेजते हों, वहाँ से लोग आते हों, तुर्की-शुर्की जो हैं वो आते हों यहाँ, और इन पासपोर्ट पे ट्रैवल करते हों, यूरोप के किसी और मुल्क में उतर जाते हों। क्या-क्या गेम डालते हैं, या बाई रोड आ रहे हैं और किस तरह आ रहे हैं, बड़ा लंबा-चौड़ा ये एक अगर मेरे से पूछे तो प्रोजेक्ट इनका होता है, इतना मामूली नहीं होता। तो हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए मेरा मैसेज है, जिस तरह मैंने अभी बताया, कि गलत काम का गलत नतीजा, और कोशिश करें कि इस काम से आप बचे रहें। और जो अफ़ीम शहन का मुझे भी पता है कि लोगों को ये लालच दिया जाता है कि फार्शुले जाओगे, वहाँ पे आपसे थ्योरी नहीं होनी, ये नहीं होनी, वो नहीं होनी, और इसी चक्कर में सादा लोग जो है वो कहते हैं चलो पकड़ लो, ये कहते हैं जी असली जैसे ही आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप पकड़े जाएँगे तो फिर आपको पता चलेगा क्या भाव बिकती है। तो ये मुख्तसर सा मैसेज था, मैंने कहा आप लोगों को दे दूँ ताकि आप होशियार हो जाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जी इकबाल चीमा साहब हमारे साथ हैं। चीमा साहब क्या कहेंगे आप अमेरिकन सदर के दौरे का जो आपने नज़ारे देखे उस पर? वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम सलाम। बड़ा मुतबना आपसे भी ये दिल की अथाह गहराइयों से नजराना पेश करता हूँ कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे लाइन पे लिया है। मुबारक साहब, मैं इस बात पे दुखी हूँ क्योंकि मैं जो भी बात करता हूँ, जो भी तजिया करता हूँ, उसमें दीन इस्लाम को, अपने अल्लाह को, अपने प्यारे महबूब को, आखिर पैगंबर को मैं साथ मिला लेता हूँ, क्योंकि मेरी तरजीहात जो है ना वो इस दुनिया के सारे माहौल से हट के एक अल्लाह की तरफ होती हैं, वो ज़रूरी हैं। क्योंकि मेरा जो है ना वो एम, मिशन, ईमान, यकीन इस बात पे है कि मेरा अल्लाह एक है, मेरा प्यारा महबूब आखिर पैगंबर है, और मेरे अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ सूखा पत्ता भी ज़मीन पे नहीं गिरता। होगा वही जो मेरा अल्लाह चाहेगा। आज भी वही कुछ हुआ और कल भी वही कुछ होगा जो मेरा अल्लाह चाहेगा। ये बात तो होता है। बाकी दुख की बातें हैं जो मैं और आप कर रहे हैं, और जो मैं और आप और पूरी दुनिया देख रही है, ये दुख ही हैं। और इसमें मेरा तमाम मुसलमानों का जो है ना इस दुख, इस मकाम को देखने तक, लाने तक हिस्सा है। और हम, हमारी, कहते हैं ना कोई जंग जीत जाए तो हम कहते हैं हमारी कुर्बानियों ने रंग लाया। तो जब हम ये जंगें हार चुके हैं, ज़लील और रसवा हो रहे हैं दुनिया के नक्शे के ऊपर मुसलमान, और दुनिया के पूरे नक्शे के अंदर मुसलमान जो है ना एक बेहुदा किरदार साबित हो चुका है, दहशतगर्द साबित हो चुका है, और बिल्कुल ज़हनी तौर पे भी मकारी, फरेबी, हसद, बुग़्ज़, कीना, नफरत और बहुत सारे वामल इसमें ऐसे हैं कि दीन इस्लाम का नाम तक मुसलमानों के अंदर नहीं है, और हम बड़े धड़ल्ले से अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। तो ये सब कुछ इस यहाँ तक पहुँचने तक मेरे मुसलमानों का भी हाथ है, और मेरे मुसलमान उलमा का भी हाथ है, और मेरे मुसलमान जो दावे करते हैं हुक्मरानी के, उनका भी किरदार है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, ये दुख की दास्तां है, ये कोई अच्छी खबर नहीं है। जी, जब आपने ये नज़ारे देखे तो क्या दिल पे गुजरी, थोड़ा सा बताएंगे हमारे देखने वालों को? दिल तो खून के आंसू रोता है, क्योंकि मेरे पास तो कोई चारा नहीं है। मैं तो एक बेबस इंसान हूँ, और इतना बेबस हूँ कि सिर्फ ये नहीं कि मेरे अंदर हदीस पाक की जो आखिरी जुज़ है ना कूदने वाली, वो रह गई है,
और ये हदीस पाक सारे मुसलमानों को पता है कि मेरे प्यारे महबूब ने कहा जिसके अंदर ये आखिरी शिक है पुण्य की, उसके अंदर सिर्फ एक ईमान की रत्ती बाकी है। तो मेरे अंदर ईमान की सारी चीजें खत्म करके आप 99% ईमान को खत्म कर लें तो जो 1% ईमान की रत्ती रह जाती है ना, वो है मेरे अंदर, और जिसका अजहार मैं ये करता हूँ अपने पुण्य से, बस। इसके अलावा मेरे पास ना कोई हथियार है, ना मेरे पास कोई ऐसे और बात है। बस ये जबान से जो बात कर रहा हूँ ये भी बेहौसली से कर रहा हूँ कि किसी वक्त भी उठा लिया जाऊंगा, किसी वक्त भी मार दिया जाऊंगा, किसी वक्त भी किसी निशाना बना दिया जाऊंगा, कि गैर का ना बनाऊंगा तो अपनों का बन जाऊंगा। क्योंकि ना मेरा हुक्मरान मुसलमान ये चाहता है कि मैं ये बात करूं, और ना वो चाहते हैं, वो तो चाहते ही नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया तो नहीं चाहता कि इस्लाम के हक में कोई बात करने वाला जिंदा रहे। तो ये पुण्य वाली एक आखिरी ईमान की रत्ती मेरे अंदर बाकी है। इसके अलावा मैं इतना बेबस हूँ कि एक कज़ाफी स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान के अंदर फलस्तीन का झंडा भी नहीं लहरा सकता। और आपको इस बात पे अंदर एक और बड़ी दुख की बात बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर स्पेशली आप जमात इस्लामी को छोड़े, दूसरे उलमा को छोड़े, सबको छोड़े, तहरीक लब्बैक, ये बात नोट कर लें, जो बड़ी घुंघरू बांध कर नाचने वाली है इस्लाम के नाम पे। हमने इस्लाम के नाम को मजाक बनाया हुआ है, दुकानें बनाई हुई हैं, अपने दुकानें चमका रहे हैं। वो भी इस नाच गाने के ऊपर, इस जो तहजीब व तमद्दन के घुंघरू बांध कर नाचे गए हैं, ये मजाक बनाया गया है दीन को, जो इस्लाम को, जो कतर के अंदर, जो दुबई के अंदर, जो सऊदिया के अंदर जो तमाशा लगा है और जो इस्तकबाल हुआ है, इसके ऊपर जो इसराइल की बात हुई है, यहूदियों की बात हुई है, तस्लीम करने की बात हुई है, तो इसके अंदर तहरीक लब्बैक जैसे लोग जो घुंघरू बांध कर नाचते हैं दीन के ऊपर, और बड़े जो है ना वो मांगे देते हैं, अब वो भी इस बात पर कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? कि उनको फंडिंग की जाती है, उनको फंडिंग करने वाले फंड करेंगे तो वो नाचेंगे, अदरवाइज वो नहीं नाच सकते। तो ये सूरत हाल है मेरे अपने मुल्क के अंदर, मेरे अपने उलमा के अंदर, कि वो भी घुंघरू बांध कर नाचते हैं जब ऊपर से इशारा होता है या कुछ 4 पैसे मिलते हैं। तो ये तो हाल है। तो जब मेरे उलमा ही इतने बेबस हैं, वो ही अपनी बेचारे दुकानदारी चलाने के लिए वो दीन का सहारा ले रहे हैं, तो फिर दीन रह किधर गया? ये है रोना। नहीं तो यहाँ में चीमा साहब एक चीज बताइए, तहरीर के लब्बैक की तरह तो बाद में आते हैं कि इतना ओवर क्या जरूरत थी करने की, इतनी ज्यादा ही नहीं हो गया? हाँ, कुछ लोग आम मेरी अपनी तौक़ा से, करोड़ों मुसलमानों की तौक़ा से कुछ ज्यादा ही हो गया है। और ये ज्यादा इसलिए हुआ है कि असल में हमने हर चीज को बर्दाश्त किया है। जब कज़ाफी का वक़्त था, लीबिया खुशहाल था, हर एक को बड़ी अच्छी फैसिलिटी मिल रही थी। आज उस लीबिया को तबाह करके वहाँ जमहूरियत का राग लाप के जो साजिश की गई बारक ओबामा के वक़्त में, आज वो लीबियन हैं जिनके मुल्कों में मेरे पाकिस्तानी जाके नौ रोजी कमाते थे, वहां से पैसा कमा के पाकिस्तान भेजते थे। आज वो लीबिया के लोग हैं, दर दर धक्के खा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, और पूरी दुनिया के अंदर ज़िल्लो रसवा हो रहे हैं। लेबनान का ये हाल है, शाम का ये हाल है, वो उर्दू का ये हाल है, सारे इराक का ये हाल, वो सब कुछ एक मुनज़्ज़म तरीके से तबाह किया गया। और अब बारी रह गई है, ये सऊदिया भी तबाह हो गया, कतर भी तबाह हो गया, फतह हो गया, यूएई भी पहले ही तबाह हो गया। अपनी जो है ना शहजादियों को पहले ही वो नाच गाने उनके फेसबुक पे और टिकटॉक पे रोज हम देखते हैं कि शहजादी को कितने अरबों खरबों की मालक है, और वो कभी घोड़ों के डांस हो, कभी अपने डांस हो, मशहूर है इस बात के ऊपर। तो पैसे की फरावानी है, तो अल्लाह की तरफ से गज़ाब है, हमारे ऊपर मुसल्लत है। तो अभी पाकिस्तान रह गया है, तो अभी उसके अंदर जो नक्शा आपके सामने है, जो रजीम किया गया, जो एक उम्मे मुसलमान का इंटरनेशनल लीडर जो है ना, उसको सलाह से बंद किया गया, जेल के अंदर डाला गया, इमरान खान को बंदे शासन किया गया। क्यों किया गया? इसलिए कि अब आखिरी यही मुल्क रह गया है पाकिस्तान, इसको तबाह करना है। तबाह तो हो गया है, बाकी इसको सफाई हस्ती से मिटाने का ख्वाब है कुछ लोगों का, उसकी तरफ काम जारी है। और हमारे जो हुक्मरान हैं, चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, जालिम हैं, जो लाए हैं वो भी, और जो लाने वाले हैं वो भी, जो बैठे हुए हैं वो भी, और वो जश्न पे जश्न मना रहे हैं। और हुआ कुछ नहीं, किया हमने कुछ नहीं, और जश्न पे जश्न हम हर रोज मनाए जा रहे हैं। ऐसे ही है जैसे मौलवी कहते थे शहनशाह हलवा पकाओ, वो फौजें सर पे आ गई, हलवा पकाओ।
फौजें महल के दरवाजे पे आ गई, हलवा पकाओ। तो हम तो हलवा खाने वाली कौम है। अल्लाह अल्लाह खैर चला। अच्छा, देखते हैं कब तक हम जिंदा रहते हैं। चीमा साहब, एक नई नस्ल को गलत बयान कर के तो आपने, जिस तरह पिछले दिनों आपने भी देखा होगा कि फलां त्यारा नवाज शरीफ ने बनाया, फलां प्लानिंग नवाज शरीफ ने की, कभी मरियम नवाज जाके तो ये लोगों को बता रही है। ये आप क्या समझते हैं कि इस तरह नई नस्ल बर्बाद नहीं हो रही? जी बिल्कुल 100% मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ मुबारक साहब। नई नस्ल का बेड़ा गर्क हमने इसलिए किया है ना, ये 70-75 सालों की जो तारीख है, जो फौज के जर्नैलों ने कारनामे अंजाम दिए, और जो सिलेबस से हमने जिहाद को निकाला, सिलेबस से हमने दीन को निकाला, अरबी को निकाला, इस्लामियात को निकाला, और फिर कायदे आजम को निकाला, फिर नवा इकबाल को निकाला, फिर हमने मुजाहिदीन को निकाला, फिर अपने शोहदा को निकाला। अब तो दौर है कि हर काम के अंदर ये मुल्क भी कायदे आज़म ने नहीं बनाया था, ये तो शरीफ खानदान के बाप ने, मियाँ शरीफ ने बनाया था। और ये जो अल्लामा इकबाल ने किताबें लिखी थी, ये गलत है, झूठ है, ये सारा कोई तो ख्वाजा आसिफ ने कमाल किया था। ये ख्वाजा आसिफ की किताबें थी जो अल्लामा इकबाल ने चोरी करके और लोगों को सुना दी। ये तो शरीफ खानदान का कमाल था कि उन्होंने ये शेर लिखे थे और ये सारा कुछ जदोजहद की थी, तो अल्लामा इकबाल ने चोरी कर लिया। तो अब तो अल्लामा इकबाल का जो है ना वो मकबरा, उसको भी गिरा देना चाहिए। कायदे आज़म का भी खत्म, नाम तो हमने खत्म कर दिया है। ये मकबरे शिकबरे भी के हमें जरूरत नहीं है, इनको गिरा के मरियम नवाज का मकबरा और कसूम नवाज का मकबरा और शरीफ खानदान का, मियाँ शरीफ का मकबरा भी ये बनाने चाहिए, या ख्वाजा आसिफ के बाप का, ख्वाजा सौदे का मकबरा। ख्वाजा आसिफ का तो पता नहीं कब बनेगा, इसने तो मरना है नहीं, बगैरत लोग कम जल्दी नहीं मरते। तो ये जो है ना वो सियालकोट का रंगबाज, इस तरह सारा शरीफ खानदान रंगबाज है। तो अब इस रंगबाजियों में हमारा ना कोई दीन रहा, ना इस्लाम रहा, ना हमारा कोई महबूब कायद रहा, हमारा ना सिलेबस रहा, ना तारीख रहा, ना जोग्राफिया रहा। अब तो जनरल याहिया के किस्से चाहिए और जनरल रानी मरियम नवाज शरीफ नंबर 2 जनरल रानी, इसके किस्से चाहिए, वो बेहतर है। और जनरल आसिफ नज़ीर साहब की फातिहाना जो है ना वो किस्से, ताकि ये बन सके आइंदा 40 साल तक। अच्छा, ये बताइए कि तहरीके लबैक जिस तरह आपने कहा खामोश है, चलो इस्लामी ममालिक में तो खामोश है, अपने घर में झूठ बोला जा रहा, वहां भी नहीं वो बोलते आगे कि ये गलत बयानी से काम ले रही है मरियम, और ये उज़मा गलत बयानी से काम ले रही। मैंने इसलिए आपसे कहा ना कि हमारे उलमा मुफ्ती जो जमातें बनी हुई हैं तरीके लबाक जैसी, ये तो घुंघरू बांध का नाचने वाली, ये तो नोट वहा मेरा मूड बने, नोट वहा मेरा मूड बने, ये तो वो लोग हैं। इन्हें क्या जरूरत है कि मरियम तारीख को बदल दे, जोग्राफी को बदल दे, मियाँ शरीफ ने बनाया पाकिस्तान ये लिख दे, तो उन्हें क्या जरूरत है बोलने की? क्योंकि हमें तो उससे कोई सरोकार नहीं है, हमें तो अपनी दिहाड़ी की बात है, हमारी दिहाड़ी चमकेगी, हमें अपना मूड बनेगा हमारा, हमें नोट देते जाओ, हम हमारे अगर आगे हड्डी डालते जाओ, हम भौंकते रहेंगे, अल्लाह खैर चला, बस हमसे जो काम लेना है वो ले लो। तो ये सारे लोग दुनिया के सामने हैं, 26 करोड़ अवाम के सामने, पूरी दुनिया के सामने है, और फिर भी इतने हम उलमा मेरे पाकिस्तान के बेशर्म हैं कि उनको ये तो है ही नहीं, परवाह ही नहीं दीन से, अल्लाह से कोई रगबत, या आज के बस वो आज के रसूल हैं, उम्रे करते हैं और हज करते हैं, ये आज के रसूली रह गई है हमारी, क्योंकि वो भी हमने मुफ्त के पैसों पे, हराम के पैसों पे करना होता है। किसी के जिस तरह स्वाफी हजरात कुछ कजरियां नाचती हैं, वो हाजन है, वो भी है, हज करती हैं मुफ्त में, तो कहती हैं जायज है। तो ऐसे ही है बस, हम तो एक खबर सुनने में कल मैंने देखा, हाजी भी चोरी जा रहे हैं हज करने, उनको इजाजत नहीं है तो वो चोरी जा रहे हैं, पाकिस्तानी इंडियन। इस तरह हज हो जाता है कि चोरी जाके करो? ये कोई हज है? ये कोई हज तो नहीं ना, ये तो बात है। हम हज और उम्रे भी हराम को पैसे से करते हैं, इलीगल तरीके से करते हैं, वो सब कुछ हराम है, कोई इसमें बात नहीं है। हलाल पैसों से जो है ना सही तरीके से हज करना, वही वो वक्त का जो है ना वो मामला होता है। तो अगर हम रेड लाइट को क्रॉस करते हैं तो इसमें हम कौन सी तरजीहात देंगे कि हमने रेड लाइट पे इसलिए क्रॉस किया? क्या एम्बुलेंस थी, या क्या एम्बुलेंस एरोप्लेन को पकड़ना था? ऐसे ही बस कोई भी तरजीहात ना हो तो हम रेड लाइट क्रॉस कर लें, तो हम कहें नहीं हमने अच्छा काम किया है,
तो ये अपने दिल को तो मुतमइन करना बनता है, मगर आखिरत को मुतमइन नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया चीमा साहब। ओके सर, बहुत शुक्रिया। एम्बुलेंस इसलिए कहा, वो 4 इंडियन पकड़े ना, वो एम्बुलेंस में उनको लेके जा रहे थे हज करने। मैं कल प्रोग्राम बताया था, चीमा साहब ने वही बात की कि चोर बाजारी चक्करबाजी जिस तरह मर्जी दे। आपने खुद सुन लिया कि ये मजहबी स्कॉलर हैं कि उलमा के बारे में किस तरह उलमा दीन को बेच रहे हैं, क्या हालत है दीन की कर दी है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं। सर क्या देख रहे हैं? इंडिया सुना बड़ी तैयारी कर रहा है हमले के लिए। मुबारक साहब, ये वैसे समझने की बात है कि जिस इंडिया को मार पड़ी है और दुनिया के सामने वो अपने आप को एक किस्म की एक सुपर ताकत समझ रहा था इस साउथ एशिया की, तो वो आपको तो नहीं अभी बताएगा, ये लोगों को नहीं बताएगा, लेकिन वो अपना जो उसका मुंह काला हुआ है वो अभी चोरी छुपे इसराइल से ज्यादा मेरे ख्याल में ये असरा लेगा, क्योंकि इसराइल के पास बड़ा डेवलप्ड किस्म का असरा है। फिर अमेरिका भी इसको लोग कहते हैं कि दे रहे हैं, अमेरिका के कुछ जहाज वहां पे लैंड किए हैं C-130 जो कुछ लेटेस्ट मिसाइल या कोई चीजें लेके जा रहे हैं, तो ये करेगा जरूर, ये कुछ भी करेगा, लेकिन एक दफा वो जो उसका मुंह काला हुआ है उसको धोने के लिए ये एक दफा झपकेगा पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन जो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने दिखाया मुबारक साहब, ये एक तारीखी मेरे ख्याल में कारनामा है, जिन पायलट्स ने बहुत दिलेरी के साथ और बड़ी महारत के साथ पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने इंडिया को जो भी नुकसान पहुंचाया है, वो एक काबिल तारीफ भी है और काबिल मेरे ख्याल में तारीख में भी लोग कहते हैं कि लिखा जाएगा। इतनी तेजी से, इतना जल्दी, इतना बड़ा नुकसान इंडिया को, जो अपने आप को एक बहुत बड़ा मुल्क समझ रहा था। लेकिन मोदी को आप कभी भी मोदी को भी यकीन न करें, मोदी कुछ भी करेगा लेकिन एक दफा तो झपटेगा पाकिस्तान के ऊपर। सर ये बताइए कि यहाँ पे आपने जिस तरह कहा पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बड़ा जबरदस्त काम किया, लेकिन एक गलती नहीं होती जब किसी के साथ अगर लड़ाई झगड़ा या हमला हो गया है तो फिर पूरा जोर लगाना चाहिए था। अगर हमारे पास और ताकत थी तो उस वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए थी और नुकसान पहुंचाना चाहिए था। ये दरमियान में छोड़ देना किसी को जख्मी करके, आपको पता है कितना खतरनाक होता है। बिल्कुल, आपने बहुत जबरदस्त बात की है। ये मुबारक साहब, ये तो हमारे जो मुसलमानों में एक प्रॉब्लम है कि छोटी सी बात के ऊपर सड़कों के ऊपर डांस हो रहे हैं। ये दुनिया में आप देखिए कितने कितने बड़े हादसा हुए, कभी कोई निकलता ही नहीं। यूरोप में तो कभी भी कोई शख्स एक मैंने नहीं देखा जो कभी सड़क के ऊपर आके डांस मार रहा हो और मिठाइयां बांट रहा हो और चीखें मार रहा हो, क्योंकि ये निकम्मी कौम है, काम इनके पास है नहीं है कोई भी। और ये आराम की रोटियां खाने वाले जो बैठे हैं पार्लियामेंट में, और इसी तरह उनके कारिंदे जो बाहर सड़कों पे, पैसा पाकिस्तान का वहां पे जाता है उनके घरों में, तो ये चीजें जो है ये कमजोर करती है मुल्कों को और बदनामी होती है कि मुसलमान हम कहते हैं अपने आप को, एक नारा हमने लगाया हुआ है दुनिया में, हम मुसलमान, हम मुसलमान, हम मुसलमान, अंदर से खाली, ना हमारी मुसलमानी है, ना अंदर सच बोलते हैं, ना हम इंसाफ दे सकते हैं, ना किसी की मदद कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है, जो आपने बात की है कि ये कभी भी ना सोचे कभी हमने बहुत बड़ा मार्का मार लिया बस अभी सब कुछ हो गया, नहीं। ये इसके लिए ये देखें कि वो कहते हैं कि दुश्मन जो है उसको कभी कमजोर ना समझो और दुश्मन को दुश्मन ही समझो, वो कुछ भी कर सकता है फिर। अच्छा एक चीज बताइए, बड़ा वहां पे आपने इस्लाम की बात की, ये क्या हुआ? ये ट्रंप के जाने से वहां पे औरतें बेहयाई पहले ही हमारे बहुत मशहूर है, तो क्या जरूरत थी ये सारा तमाशा लगाने की जो अबू धाबी में हुआ, जो सऊदी अरब में, ये इधर उधर हुआ? ये सही बात है मुबारक साहब, आप यकीन करें इससे पहले भी मैंने देखा कि ये बच्चियां जो हैं, छोटी छोटी बच्चियां शायद होती हैं 12-14 साल की, तो ये अरबों के जब कोई खास फेस्ट होता है तो इन बच्चियों से इस तरह का डांस करवाते हैं, बाल मार रही है। ये शर्मनाक है जी। किधर मुसलमान है जी? आप मत समझे कि ये चूंकि अरब है, अरबों में काफर से ना सारे, ये मुशरिक तो सारे अरबों में थे, काफर सारे अरबों में थे, तभी तो कुरान वहां नाज़िल हुआ था। तो अगर ये अच्छे मुसलमान होते तो ये ट्रंप साहब की फेवर लेने के लिए, उसकी या उसको खुश करने के लिए
तो दुबई तो वैसे भी आपको पता है कि दुबई को जो 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 इंटरनेशनल मीडिया है वो मुसलमान मुल्क नहीं समझता। वहां पे शराब सड़कों पे बिकती है और बाकी भी जो कुछ इस्लाम में मन है वहां पे चल रहा है। तो ये बच्चियों का ट्रंप साहब की रिसेप्शन में इस तरह करवाना, मेरे ख्याल में मुझे यकीन है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को भी शर्म आई होगी जो उसने देखा होगा। ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ये हरकत वो कर रहे हैं जो कोई भी गैर मुस्लिम जो लोग हैं दुनिया में जिनको हम गैर मुस्लिम कहते हैं वो मुसलमानों से अच्छे हैं, लेकिन वो भी इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये ट्रंप के ऊपर इत्मीनान किया जा सकता है? ये तो पैसे का पुजारी है, जहाँ इसको पैसे नज़र आते हैं वहाँ पे डेरे डाल लेता है, जिस तरह यूरोप की तरफ से आंखें फेर ली। फिर आपने देखा आने वाले दिनों में यूरोप के साथ मज़ीद हालात ख़राब होंगे इसके। बिल्कुल होंगे। मुबारक साहब ये याद रखें कि ट्रंप पहले दिन ही से, ये जून जब उतरा था तो ये यूरोप सारे ने आंखें फेर ली थी ट्रंप से, और मुख्तलिफ मीडियाज में और आगे पीछे डिस्कशन हो रही थी कि ये ऐसा बंदा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, फला 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 फला। और फिर ट्रंप को सब याद है, वो प्रेसिडेंट था, आज भी प्रेसिडेंट है, बड़े सीरियस से जीत के आ गया है। यूरोप के साथ उसके तल्लुकात कभी नहीं बनने वाले और यूरोप को बहुत टफ टाइम देगा वो, जब जहां तक हो सका। अरबों से देखें आप, सऊदीया से उसने शुरू किया, फिर कतर चला गया और कतर से दुबई चला गया। तो जो उन्होंने इसको जितना पैसा $ट्रिलियन मुबारक साहब से सऊदीया ने दिया है, यानी कुछ बिजनेस पे खर्च करेगा, कुछ असला खरीदेगा। कतर ने भी वही काम किया है, कतर ने तो एक बहुत बड़ा जहाज भी इसको गिफ्ट दे दिया है। तो इसके बाद दुबई वाले जो हैं इन्होंने भी बहुत कुछ किया। तो ट्रंप को पता है कि ये अरब मालिक जो हैं ये ही सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं अमेरिका में, और ये छोटी छोटी रियासतें भी हैं। उसका एक ये बयान कि मैं अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है, सब कुछ है, लेकिन जो दौलत या जो महल या जो शो ऑफ हुआ है दुबई मस्कत इधर सऊदीया में, वो मैंने आज तक नहीं देखा। और मैं इम्प्रेस भी हुआ हूँ और मैं इनकी तारीफ भी करता हूँ, ये जो बादशाह यहाँ बैठे। नहीं, तारीफ तो वो करेगा जब उसको माल मिल रहा है, तो कौन तारीफ नहीं करता सर वहां पे। आप देखें मुबारक साहब, $1 बिलियन के लिए या $2 बिलियन से ज्यादा आपको किसी मुसलमान मुल्क ने दिया इन 3-4 मुल्कों में से। तो आपको आपके जो ये जाली जो लीडर हैं या ये जो करप्ट लोग हैं, ये कितनी चापलूसी इन्होंने की वहां जाके, उनके पांव चाटे। उनके ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद अकेला एक दफा गया सऊदीया में, उन्होंने एक आना नहीं दिया इनको, $1 नहीं दिया। सब चापलूसियां हुई। कतर पक्का ही कट ऑफ हो गया है, वो कहता है भाई जान छोड़ो हमारी भाई। ये इस तरह का मांगता मुल्क तो गरीब तरीन सोमालिया वाले भी किसी से नहीं मांगते पैसे, वो भी जो उनको मिल रहा है खा रहे हैं, लेकिन मांगते नहीं है वो, हमें पैसा पैसा पैसा। तो जो इन्होंने आराम अपने पैसे छुपाए हुए हैं पाकिस्तान के लिए, दर दर के वो क्या कहते हैं उठा के वो कशकोल ले लेके फिरते हैं। 3-4 बिलियन मुबारक साहब इनको उधार मिला है, और वो भी बैंकों में पड़ा है, स्टेट बैंक में। उसके लिए गारंटी है कि वो पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकता पाकिस्तान, जबकि $1 ट्रिलियन आपके अरबों ने इसको दिए हैं ट्रंप को। जी सर, ये बताइए, इसका मतलब ट्रंप का फैसला दुरुस्त था कि सऊदी अरब से आगाज किया जाए? उसको पता था कि पैसा इधर ही पड़ा हुआ है। बिल्कुल, वो बड़े होशियार, ये तो बात है, ये बिजनेसमैन है, ये खुद खानदानी, आपको पता है स्टेट आइकॉन इसको कहते हैं, इसका बाप, और ये इसका दिमाग बिजनेस की तरफ जाता है, पैसा कमाओ। और पैसा कहां से निकालेगा? अरबों से निकालेगा। तो अरब जो है आपको पता है कि इनके मोटे दिमाग हैं, ये तो आपको पता ही है, ये मुसलमानों के मोटे दिमाग हैं, जहां जहां बैठे हैं सबके मोटे दिमाग हैं। तो मोटे दिमागों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है। तो उन्होंने इनका जेब से जो पैसा निकाला है, $1 ट्रिलियन तो सऊदी दे दिए, इसी तरह कतर और दुबई ने। तो अमेरिका में तो फायदा हो जाएगा, वहां पे इन्वेस्ट करेंगे या असरा भी खरीदेंगे, तो अमेरिका का फायदा हो जाएगा। और यही ट्रंप चाह रहा है कि अमेरिका मैक्सिमम पैसा जो है वो अपने मुल्क में लेके आए। और आप देखेंगे ये आईफोन जो अमेरिका की एक कंपनी बना रही थी इंडिया में, उसने अलग ऐलान बोला है कि तुम वापस आओ, उठाओ इंडिया से अपनी फैक्ट्री और अमेरिका वापस लेके आओ, बिल्कुल इंडिया बंद करो, ये उसने ऑर्डर दिया है। तो ये चीजें पाकिस्तान इंडिया
पाकिस्तान के लिए मुबारक साहब आप देखें कि दिहाइयों से कोई आपका अमेरिका का सदर नहीं आया पाकिस्तान में, दिहाइयों से। आप जितनी टीसी चपलूसियां बूट चाट ये वो सब कुछ उनको पता है हमारी क्या असलियत है, हमारी क्या नहीं तो असलियत फकीरों के पास पाकिस्तानी। है, सारे फकीरों के पास कोई जाता है, आप भी बताइए मुझे कि पता हो कोई फकीरों का घर है तो कौन जाता है, कोई जाएगा भी कोई सदका खैरात देने, लेकिन वो भी वो कहते हैं यहाँ से भेज दो। आप ये देखें कि यही ट्रंप जो था वो नॉर्थ कोरिया के सदर जिसको पप्पू कहते थे, ये कहता था ये पप्पू है छोटा, तो ज्यादा उसको कहता उछलना तो मत हमले शमले ना कर, हम तुम्हारे वहां इससे 2-3 दफा मिला, यही ट्रंप था। यानी इतना बड़ा आदमी एक छोटे से आदमी से भी मिलने के चला गया। लेकिन आपके मुल्क में तो कोई नहीं आया, ना रशिया का सदर आया, ना आपका अमेरिका का सदर आया। और चाइनीज, मुबारक साहब ये याद रखें, चाइनीज की इंटरेस्ट है, ये मत सोचें कि चाइनीज हमारे बहुत वफादार हैं, इंडिया की वजह से चाइना की अपनी इंटरेस्ट है। वो पाकिस्तान के थ्रू शॉर्टकट ग्वादर तक रास्ते लेके अपना दुनिया में बिजनेस फैलाना चाहता है। और डिस्पाइट वो जानता है कि ये सब पाकिस्तानी करप्ट है, बेईमान है, बददियानत है, ये मुल्क के दुश्मन है, सब उनको पता है। लेकिन वो अपने इंटरेस्ट